अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमने फार्माकोलॉजी मेड इजी फॉर पैरामेडिक्स जो है ये हमने स्टार्ट ली है। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। फार्माकोकाइनेटिक्स जो सेकंड चैप्टर है इसका लोशन तक हमने पढ़ लिया था। लिनन भी हमने इसके बारे में भी डिस्कस की थी। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रीम्स। तो क्रीम्स किस टाइप ऑफ ड्रग डोजेज होते हैं, इसमें किस तरह की ड्रग कितने शामिल होता है और ये किस तरह की एक प्रिपरेशन होती है, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। Creams are semi-solid topical preparation for application to skin as emollient, protective, or for therapeutic agent and are essentially miscible with the skin secretions. क्रीम क्या होते हैं? क्रीम सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशंस होते हैं। मतलब ये कि ये सेमी सॉलिड होते हैं, लिक्विड नहीं होते, सेमी सॉलिड होते हैं। ना ख़ास सॉलिड होते और ना पूरी तरफ से लिक्विड होते हैं। ये सेमी सॉलिड तैयार की हुई चीज़ होती है जो कि टॉपिकल इसे हम इस्तेमाल करते हैं स्किन के ऊपर। जितने भी चीज़ें हम स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, स्किन पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए टॉपिकल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एप्लीकेशन टू स्किन एज ए मॉइलेंट, हम इसे स्किन में इस्तेमाल करते हैं ताकि स्किन को नरम करने के लिए। इमोलेंट मीन्स के स्किन को नरम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्टिव किसी स्किन की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फॉर थेरापेटिक एजेंट, या हम इलाज की वजह से भी करते हैं, इलाज के लिए भी करते हैं। जैसा कि अगर कोई एक्नी वगैरह है तो उनके लिए क्रीम होते हैं, ख़ास करके एक्नी के लिए जो क्रीम होते हैं तो वो हमारे साथ थेरापेटिक एजेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, एज अ थेरापेटिक एजेंट इस्तेमाल होते हैं। एंड आर एसेंशियली मिसबल विद स्किन सिक्रीशंस, और ये क्या होते हैं, जो स्किन सिक्रीशन होता है, जो स्वीट होते हैं, उनके साथ मिसबल होते हैं, उनके साथ मिक्स होते हैं और जिल में जज़ब हो जाते हैं। इसके बाद ऑइंटमेंट्स है। ऑइंटमेंट्स किस टाइप ऑफ ड्रग डोजेज है? These are homogeneous, viscous, semi-solid preparation intended for external application to the skin or mucous membrane. ये क्या है? ये होमोजीनियस, एक ही किस्म की, विस्कस मीन्स के गाढ़ा सा, एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये इस्तेमाल की जाती है एक्सटर्नली, या तो स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे हम इसे अप्लाई करते हैं। एंड आर मिसबल आर इमल्सिफाइड विद स्किन और म्यूकस सिक्रीशन, और ये हमारे जो म्यूकस सिक्रीशन होती है, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई कर रहे हैं तो जो म्यूकस सिक्रीशन होती है उसके साथ, या जब स्किन पे अप्लाई की जाती है तो स्किन के सिक्रीशन के साथ या तो मिक्स नहीं होते, इमिसिबल होते हैं, या मिसबल मिक्स होते हैं, या इमल्सिफाइड होते हैं। वो जैसे कि मतलब ऊपर रह जाते हैं। जैसा कि हम जब जो ऑयल है उसको जब वाटर में डालते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, इसी तरह ऊपर रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ऑइंटमेंट्स कहते हैं। की बात है जेल क्या है? जेल्स आर जेली लाइक सेमी सॉलिड सिस्टम ऑफ डिस्पर्जन्स। ये क्या होते हैं? जेल जो होते हैं ये जेली के शक्ल का एक, ये भी सेमी सॉलिड टाइप चीज़ होती है, सेमी सॉलिड टाइप सिस्टम्स होती है। इसको क्या किया जाता है? डिस्पर्स किया जाता है, बेचा जाता है। इसको भी मेड ऑफ आइदर स्मॉल इनऑर्गेनिक पार्टिकल, ये या तो छोटे छोटे इनऑर्गेनिक पार्टिकल से बना होता है, या लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है। इनक्लोज एंड इंटर पेनिट्रेटेड बाय ए लिक्विड, और ये बंद होती है और क्या होता है, इसके ऊपर मतलब कि इसको लिक्विड के अंदर डाला जाता है और फिर इसको मिक्स करके बनाया जाता है। मीन्स के लिक्विड के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, और जब ये बन जाती है तो ये एक सेमी सॉलिड टाइप एक मिक्सचर बन जाती है। फिर है पेस्ट क्या होती है? दीज आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग मेडिसिन इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू ए स्मॉल लोकलाइज एरिया ऑफ स्किन। ये पेस्ट जो होते हैं ये भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं, सेमी सॉलिड तैयार की हुई चीज़ होती है। इसमें मेडिसिन होती है, और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये स्किन के किसी लोकलाइज एरिया, किसी एक ख़ास हदूद तक, एरिया तक अप्लाई किए जाते हैं। दे लुक लाइक ऑइंटमेंट, ये भी ऑइंटमेंट की तरह ही दिखते हैं दिखने में, बट आर डिफरेंट बिकॉज, लेकिन थोड़े मुख्तलिफ है उन
उनसे, क्योंकि पेस्ट आर स्टिफर, पेस्ट क्या होते हैं, थोड़े सख्त होते हैं, लेस ग्रेजी, लेस ऑयली होते हैं और मोर एब्जॉर्प्टिव, और ये जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं उनसे, एंड मोर सॉलिड देन ऑइंटमेंट्स, और ऑइंटमेंट की ये जो ऑइंटमेंट्स होते हैं इनसे ये सॉलिड भी होते हैं, सख्त भी होते हैं। इसके बाद है पाउल्टीज। पाउल्टीज क्या है? पाउल्टीज आर पेस्ट लाइक प्रिपरेशन, ये पेस्ट की तरफ तैयार की हुई चीज़ होती है, यूज्ड एक्सटर्नली टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन, ये भी एक्सटर्नली यूज़ की जाती है और ये पेन को कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बिकॉज दे रिटेन हीट वेल, क्योंकि पाउल्टीज जो होते हैं ये जो सूजन होती है उसमें जो गर्मी होती है, जो हीट होती है उसको ख़त्म करने में मदद देती है, और जब वो गर्मी ख़त्म हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है और पेन भी कम हो जाती है। After heating, the preparation is spread thickly on dressing and applied as hot as the patient can bear to the affected area. पहले इसको ख़ुद को इस पॉल्टिस को हीट किया जाता है, फिर इसमें जो प्रिपरेशन होती है उसको क्या किया जाता है, थिकली उसके ड्रेसिंग के ऊपर, उस एरिया में, जिस एरिया इफ़ेक्ट हुआ था उस एरिया में जहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें ड्रेसिंग के ऊपर अच्छे से थिकली इसको स्प्रेड किया जाता है, और इतना गर्म इसको स्प्रेड किया जाता है, इतना गर्म अप्लाई किया जाता है जितना गर्म पेशेंट बर्दाश्त कर सके, और ये जितना गर्म होता है उतना जल्दी ये हीट को वहाँ से रिटेन करता है, हीट को वहाँ से कम करता है, उसको जज़ब कर लेता है, और इन्फ्लेमेशन को और पेन को दोनों को रिड्यूस कर लेता है। इसके बाद प्लास्टर्स है। प्लास्टर्स क्या है? प्लास्टर comprises of a film layer। प्लास्टर्स में एक चिकनाई वाली एक लेयर होती है, एक तह होती है, which is composed of film having, उसमें क्या होता है, एक चिकनाई सी एक लेयर होती है, उस चिकनाई में क्या मौजूद होता है, 0.5 to 4.9 माइक्रोमीटर थिकनेस पे वो एक फिल्म उसमें होती है, जो कि असल में मेडिसिन होती है, मेडिसिन वाला एक फिल्म होता है। एंड एन एडहेसिव लेयर, और वो एक चिपकने वाली लेयर होती है, विच कंटेन ए ट्रांसवर्सली एब्जॉर्बेबल ड्रग, उसमें क्या होता है, ट्रांसवर्सली वो हमारे स्किन से जज़ब होके बॉडी के अंदर जाती है, और फिर जो ज़ख़म होता है जिसके लिए हमने उसे यूज़ किया था उसको ट्रीट करने में मदद देती है। इसके बाद एक टॉपिक है, ये रेक्टल सपोजिटरीज़ के बारे में टॉपिक है, ये भी ड्रग डोजेज के फार्म्स है। जैसा कि हमने ये सारे जो जितने भी हमने पढ़े सारे ड्रग डोजेज के फार्म है, और ये भी रेक्टल सपोजिटरीज़ जो है ये भी ड्रग डोजेज के फार्म है। तो सॉलिड और सेमी सॉलिड बुलेट शेप डोजेज फार्म ये क्या होती है, ये सॉलिड भी हो सकती है और सेमी सॉलिड भी हो सकती है, दोनों, या तो पूरे तौर पर सॉलिड होता है, या अगर सॉलिड ना हो तो सेमी सॉलिड होता है, और बुलेट शेप डोजेज फार्म होता है, मतलब कि डोज की ऐसी फार्म होती है जो कि गोली होती है, गोली जो बंदूक की गोली होती है उस डिज़ाइन की बनी हुई एक सॉलिड चीज़ होती है। दे मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर dispersing the medication and are infused into the रेक्टम। इन्हें रेक्टम में इंटर किया जाता है, जो रेक्टम है उसके ज़रिए लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट है रेक्टम, उसके ज़रिए इसे इंटर किया जाता है। जब ये इंटर हो जाती है तो ये बॉडी के टेम्परेचर से जब इसका वास्ता पड़ जाता है तो ये मेल्ट हो जाता है, उसमें पिघल जाता है, और पिघलने के बाद इसमें जो मेडिकेशन थी वो मेडिकेशन बॉडी में फैल जाती है और अपना असर शो करती है। और ख़ास करके इन्हें हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं, ये जो रेक्टल सपोजिटरीज़ होते हैं इनको जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उस वक्त हम इन्हें यूज़ करते हैं। और फिर इनिमास है। इनिमास क्या है? ड्रग इज़ सस्पेंडेड इन ए सोल्यूशन एंड इन्फ्यूज इनटू द रेक्टम। ये इनिमास जो होते हैं इन्हें भी रेक्टम में इंटर किया जाता है, रेक्टम के ज़रिए बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ये लिक्विड फार्म में होते हैं। जो सॉलिड फार्म में बुलेट शेप होते हैं उन्हें सपोजिटरीज कहते हैं, और जो लिक्विड फार्म में होते हैं इनको इनिमास कहते हैं। दोनों को रेक्टम के ज़रिए बॉडी में इंटर किया जाता है।
इसके बाद पिसेरीज है। पिसेरीज क्या है? ए पिसेरी इज़ ए मेडिकल डिवाइस इंसर्टेड इनटू वेजाइना either to provide structural support or a method of delivering medication। ये पिसेरी जो है ये एक मेडिकल डिवाइस होती है और इन्हें वेजिना में इंटर किया जाता है या तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए इंटर किया जाता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जेनेटिक प्रॉब्लम की, उनमें स्ट्रक्चर सही नहीं होती इंटरनल ऑर्गन्स की, तो अगर वेजाइना की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं होगी, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो ये पिसेरीज जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए भी ये इंटर हो किए जाते हैं और इनके ज़रिए मेडिकेशन फराहम भी की जा सकती है। मेडिकेशन की डिलीवरी के लिए भी ये यूज़ होते हैं, इन्हें इस रूट से इंटर करवा देते हैं, तो ये पिसेरीज कहलाते हैं। इसके बाद ये हमने जितना भी पढ़ा ये सारे ड्रग डोजेज के फॉर्म्स थे। अब है फैक्टर मॉडिफाइंग ऑफ ड्रग डोजेज। ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से क्या होता है, जो ड्रग की डोजेज है वो मॉडिफाई हो जाती है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो वो क्या है वो फैक्टर? सबसे पहला एज है। तो एज की बनिस्बत क्या है, किस तरह हमने डोजेज सेट करनी है? तो द डोज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एज के साथ साथ ड्रग की डोज भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। मतलब ये कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको स्मॉलर डोजेस चाहिए होते हैं और एडल्ट्स को उनसे ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है। जब जैसा कि हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल का टेबलेट ही ले लें, एडल्ट्स के लिए हम पैरासीटामोल की टेबलेट इस्तेमाल करते हैं और बच्चों के लिए पैरासीटामोल की सिरप इस्तेमाल करते हैं। उसमें डोज़ कम होती है और टेबलेट में डोज़ ज़्यादा होती है। तो यही वजह है कि बचपन में जब बच्चे होते हैं उनके लिए ड्रग की डोज़ कम यूज़ होती है और एडल्ट्स जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा डोज़ यूज़ होती है। के बाद है वेट। वेट का क्या ताल्लुक है? ग्रेटर द बॉडी वेट बिगर द डोज इज रिक्वायर्ड। जितना बॉडी का वेट ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा डोज रिक्वायर होता है। जितना भी ज़्यादा बॉडी का वेट होगा उतना ही ज़्यादा डोज रिक्वायर होगा। तो जो वो मोटे मोटे लोग होते हैं उनको क्या होता है, उनको ज़्यादा डोज में ड्रग की ज़रूरत होती है और जो पतले से कमज़ोर से लोग होते हैं उनको थोड़ा ड्रग का डोज जो है वो लो देना होता है। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या है? ग्रेटर द सरफेस एरिया लार्जर द डोज रिक्वायर्ड। सरफेस एरिया जितना जितना बड़ा होगा तो उसके लिए डोज भी ज़्यादा करनी होगी। मतलब ये कि एक बड़ा कद वाला बंदा है तो उसकी ज़ाहिरी से बात है कि उसके इंटेस्टीन भी बड़े होंगे, उसकी स्टमक भी बड़ी होगी, तो उसके लिए उसके हाइट के बनिस्बत हमें क्या करना होगा, जो डोज़ है वो ज़्यादा देनी होगी। और एक छोटा सा पतला सा बंदा है जिसका कद भी छोटा है तो ज़ाहिरी बात है उसके इंटेस्टीन भी छोटे होंगे, तो उसके लिए हम डोज भी थोड़ा उस बड़े वाले बंदे के बनिस्बत कम रखेंगे। इसके बाद सेक्स है। सेक्स का क्या है? फीमेल रिक्वायर यूजुअली स्मॉलर डोजेज देन मेल्स। फीमेल्स को आमतौर पर क्या होता है, डोजेज जो है वो लो चाहिए होती है और मेल्स को ज़्यादा। वो इसलिए कि फीमेल्स में ब्लड भी कम होती है मेल्स से और फीमेल्स कमज़ोर होते हैं मेल्स से, इस वजह से डोज भी उन्हें मेल की बनिस्बत कम देनी होती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी इसमें चेंजेस आ सकती है ड्रग के डोजेज में। किस तरह? इंट्रावेनस डोज इज़ लेस देन oral and subcutaneous and intramuscular doses are smaller than oral but larger than intravenous। क्या है कि ये जो इंट्रावेनस डोज है ये लेस होता है, कम होता है ओरल और सबक्यूटेनियस से। क्योंकि ये क्यों होता है? वो इसलिए कि इंट्रावेनस को हम डायरेक्टली वेन में लगा देते हैं, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, जो बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन है वो डायरेक्ट ब्लड में जाती है, तो इसका असर भी ज़्यादा होता है, उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है। इसीलिए इसका डोज जो वेनस डोज होता है वो कम होता है और ओरल से भी कम होता है और सबक्यूटेनियस से भी कम होता है। और जो इंट्रामस्कुलर जो मसल में हम इंजेक्शन लगाते हैं वो डोजेज़ वो क्या होते हैं, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस जो है वो क्या होते हैं, स्मॉलर देन ओरल। ओरल से स्मॉलर होते हैं लेकिन इंट्रावेनस से ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए कि वो भी इंजेक्शन के रूट हैं
उनको उनको भी ये जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है ये डायरेक्टली वेन में लगता है, डायरेक्टली ब्लड में जाता है, तो ये सबसे कम होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली फुल इसका 100% जो है वो हमारे वेन में चली जाती है। और जो सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर है ये इससे कम है, वेनस से कम है, क्योंकि इनके भी एब्जॉर्प्शन में टाइम लगती है, लेकिन ओरल से ज़्यादा है। वो ओरल से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ओरल में जब बंदा ड्रग खाता है तो खाने के बाद वो उसके स्टमक में, उसके बाद इंटेस्टीन में, उसके बाद एब्जॉर्ब होके ब्लड में, ब्लड के बाद वो पोर्टल वेन के ज़रिए लीवर में जाता है, तो वहाँ पे उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म के बाद वो मेटाबोलाइट में तकसीम होता है और फिर वो कंजुगेशन होके बॉडी से बाहर निकल जाती है। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट हम इसे कहते हैं, तो इसमें इसकी मकदार कम रह जाती है। इस वजह से ओरल डोज सबसे ज़्यादा होता है, सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर इसके बाद आते हैं, और सबसे कम जो होता है वो इंट्रावेनस होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है इस वजह से। इसके बाद है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम का भी असर है, उसकी वजह से भी इसमें चेंजेस आ सकती है। किस तरह? एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अकर मोर रिपीटली इन एम्प्टी स्टमक देन आफ्टर मील। जब हम खाली पेट हम जब ड्रग खाते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और इसकी असर भी जल्दी होगी, तेज़ होगी। और जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब जो ड्रग लेते हैं हम, तो उनकी असर भी कम होगी, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर स्टमक में कुछ नहीं है, इम्टी है, तो इम्टी स्टमक के साथ ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और अगर स्टमक फुल है तो उस वक्त ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी। इसके बाद है डिज़ीज़ कंडीशन का क्या है? जो ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं, वो जब लीवर डिज़ीज़ अगर किसी बंदे में है तो वो मेटाबोलाइज नहीं हो सकते, तकलीफ़ होती है। तो अगर लीवर डिज़ीज़ के पेशेंट अगर आ जाते हैं तो उन्हें ड्रग देते वक्त हम क्या करेंगे? हम लो डोज में देंगे, हम ज़्यादा डोज उनको नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म में तकलीफ़ होती है। और इसी तरफ जब भी अगर किडनी पेशेंट हमारे साथ आ जाते हैं जिनको रीनल कोई मसला है, किडनीज़ का कोई मसला है, तो हम उनके लिए डोज़ कम रखेंगे, क्योंकि फिर किडनी के ज़रिए ड्रग्स की एक्सक्रीशन होती है, तो फिर एक्सक्रीशन में तकलीफ़ होगी। इसलिए अगर लीवर के पेशेंट आ गए या रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट हमारे पास आ गए, तो हम क्या करेंगे? जो डोज़ है वो कम देंगे बनिस्बत और लोगों के। सो डोज़ शुड बी रिड्यूस। क्यों? फिर हमें क्या करना होगा? डोज़ को रिड्यूस करना होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक है ये हमारी यहाँ तक वो टॉपिक ख़त्म हो गई। जो डोजेज के फॉर्म्स थे वो ख़त्म हो गए। इसके बाद जो न्यू टॉपिक है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जो मैंने MCQs बताया है उनको देख लें, ख़ुद को पेपर्स के लिए प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।